अब आते हैं प्रश्नोत्तर, कहानी के प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कफन कहानी के रचयिता कौन है? कफन कहानी के रचयिता कौन है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। कौन है कफन कहानी के रचयिता? प्रेमचंद जी। कफन कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद। कौन है कफन कहानी के रचयिता? प्रेमचंद। कफन कहानी की रचना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। कब हुई थी कफन कहानी की रचना? 1936 ईस्वी में कफन कहानी की रचना हुई थी। कफन कहानी जो है वो प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन कहानी, और कफन नाम से उनका अंतिम कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। किसका? प्रेमचंद जी का। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं और कि मैं प्रश्न बोलूंगा एक बार, उसके ऑप्शन एक बार बोलूंगा, उसके बाद आपने उसको उत्तर देने हैं। एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रश्न जो है, प्रश्नों की संख्या जो है लगभग 20 प्रश्न है, और आप उनकी संख्या लिख लीजिए। प्रश्नों के पीछे अंकों में 20 लिख लीजिए, और उसके आगे आपको जो उत्तर निश्चित लगे, मैं एक ही बार ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद मैं उत्तर बता दूंगा, तो आपने एक ही बार में पढ़ के उसका उत्तर देना है। आपको जो भी उत्तर लगे वो उत्तर उसमें नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही मैं उत्तर बोलूं उसके बाद आप उसका मिलान कर लीजिए, और आपको पता चल जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको कितने प्रश्न आते, आपने कहानी को किस प्रकार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा भी है या नहीं। कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? जाड़े की रात है, भयंकर ग्रीष्म की रात है, बरसात की रात है, चांदनी रात है। जाड़े की रात है, भयंकर ग्रीष्म की रात है, बरसात की रात है, या चांदनी की रात है? बताइए कौन सी रात है? कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? जो कफन कहानी शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही उस रात का वर्णन होता है कि इसकी रात थी और दोनों ने आग जला रखी थी और आलू सेक सेक कर खा रहे थे, और अंदर कमरे में प्रसव पीड़ा से जो बुधिया थी वो तड़फ रही थी। तो किसकी रात थी? जाड़े की रात। किसकी रात थी? जाड़े की रात थी। कफन कहानी में वर्णित जो रात है वो किस ऋतु की है? जाड़े की रात है। प्रश्न 3 है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं? मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं? उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? माधव ने घिसू से, घिसू ने माधव से, घिसू ने बुधिया से। माधव ने घिसू से, घिसू ने माधव से, घिसू ने बुधिया से। किसने किससे कहे उपयुक्त कथन? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसने कहे। माधव ने घिसू से कहा। माधव ने घिसू से कहा। कब कहा? जब वो अंदर तड़फ रही थी, जब बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से तड़फ रही थी, तो घिसू माधव से कहता है कि तू अंदर जाकर एक बार उसे देख क्यों नहीं आता, तू अंदर जाकर उसे देख क्यों नहीं आता। तब वह कहता है कि मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती, मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। और वो देखने क्यों नहीं जाना चाहता कि उसे डर है कि वह देखने जाएगा तब तक घिसू उसका पिता जो है वो आलू का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो साफ कर जाएगा, इसलिए वो अंदर देखने नहीं जाता। फिर घिसू से कहता है कि जब मेरी पत्नी बीमार हुई थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास ही बैठा रहा था, हिला नहीं था। तो माधव उसे कहता है कि अच्छा, माधव उसे कहता है कि तुम देखने चले जाओ। तब वह कहता है कि तुम्हारी पत्नी है, तुम देखने चले जाओ, मेरी पत्नी थी तब तो मैं उसके पास 3 दिन तक, जब वो बीमार थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास ही बैठा रहा था, 3 दिन तक उसके पास ही बैठा रहा था। फिर आता है प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4? प्रश्न संख्या 4 है, घिसू माधव के जीवन से संबंधित, घिसू माधव के जीवन से संबंधित संगत कथन है। घिसू और माधव के जीवन से संबंधित संगत कथन है। विचित्र जीवन था इनका, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, उपयुक्त सभी। क्या था घिसू माधव के जीवन से संबंधित संगत कथन है? विचित्र जीवन था, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आता है उपयुक्त सभी। उनका जो विचित्र जीवन था, क्योंकि वो कोई काम धाम नहीं करते थे, घर में 2-4 बर्तन थे, वही उनकी संपत्ति थी, बस लोगों के घरों से मटर और आलू उखाड़ लाते थे और वहीं खाकर अपना जीवन यापन करते थे, मस्त रहते थे। ये उस आधार पर रहते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक का कहे गए सबके दाता राम। तो राम है वो अपने आप देंगे, हमें काम करने की जरूरत नहीं। घिसू माधव की संपत्ति थी कोठरी, मिट्टी के 2-4 बर्तन, 1 चारपाई, बुधिया। घिसू एवं माधव की संपत्ति थी कोठरी, मिट्टी के 2-4 बर्तन, 1 चारपाई या बुधिया। तो उनकी संपत्ति थी
कहानी के अनुसार मिट्टी के 2-4 बर्तन ही उनकी संपत्ति थी। मिट्टी के 2-4 बर्तन ही उनकी संपत्ति थी। प्रश्न 6, बुधिया और माधव को कितने वर्ष हो गए थे? बुधिया और माधव के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? बुधिया और माधव के विवाह को 1 वर्ष हो गया था, 2 वर्ष हो गए थे, 3 वर्ष या 1.5 वर्ष? कितने वर्ष हो गए थे? बुधिया और माधव के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? 1 वर्ष। उत्तर क्या है? 1 वर्ष। उत्तर है क 1 वर्ष। बुधिया और माधव के विवाह को 1 वर्ष हो गया था। घिसू ने आकाशवृत्ति से कितने साल की उम्र काट दी थी? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल? तो कितने साल काट दिए थे? 60 साल। उत्तर है घ। कितने साल काट दिए थे? 60 साल। आकाशवृत्ति क्या होती है? जिस वृत्ति का कुछ निश्चय ना हो कि वो मिलेगी या निश्चितता न हो कि वह मिलेगी या नहीं। वृत्ति से तात्पर्य मजदूरी से भी कह सकते हैं कि हमें मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसकी कोई निश्चित न हो वह कहलाती है आकाशवृत्ति। वैसे आकाशवृत्ति के बारे में यह कहा जाता है कि पहले जो मजदूरी होती थी वो आकाश पर निर्भर रहती थी कि अगर बारिश होती थी तो मजदूरी मिल जाती थी और काम भी मिल जाता था, लेकिन अगर आकाश में बारिश नहीं होती थी, बादल नहीं बनते या बारिश नहीं होती थी, फिर मजदूरी नहीं मिलती थी, और वैसे अनिश्चित वृत्ति कहा जाता है। बुधिया पिसाई करके या घास छीलकर कितने आटे का इंतजाम कर लेती थी? बुधिया पिसाई करके या घास छीलकर कितने आटे का इंतजाम कर लेती थी? सेर भर आटे का, 2 सेर आटे का, 3 सेर आटे का या 3-4 सेर आटे का? सेर भर आटे का, 2 सेर भर आटे का, 3 सेर आटे का और 3-4 सेर आटे का? तो आपको बता देना चाहता हूँ सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी, इसलिए वो कोई काम धाम करना, जब से बुधिया उनके जीवन में आई थी तब से उन्होंने काम धाम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पहले वो खाने के लिए ही किसी काम पर जाते थे और अब खाने का इंतजाम बुधिया कर देती थी, तो साल भर से वो सिर्फ घर पर ही पड़े थे। घिसू के अनुसार ओझा कितने रुपए मांगता है? 1 रुपया। घिसू के अनुसार ओझा कितने रुपए मांगता है? 1 रुपया, 1.5 रुपया या 2 रुपया? 1 रुपया, 1.5 रुपया या 2 रुपया? तो कितने रुपए मांगता है? 1 रुपया। मुझे वहां जाते डर लगता है, उपयुक्त कथन किसका है? मुझे वहां जाते डर लगता है। बुधिया का, माधव का, घिसू का? किसका कथन था? मुझे वहां जाते डर लगता है। बुधिया का, माधव का, घिसू का या जमींदार का? तो आपको बता देना चाहता हूं यह किसका है? माधव का। किसका कथन है? माधव का। घिसू के कितने लड़के हुए थे? घिसू के कितने लड़के हुए थे? 5, 7, 8 या 9? घिसू के कितने लड़के हुए थे? 5, 7, 8 या 9? 5, 7, 8 या 9? तो बता देना चाहता हूं घिसू के 9 लड़के हुए थे। वह माधव से बताता है कि उसके 9 लड़के हुए थे। कब बात आती है? बात तब आती है बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा से अंदर तड़फ रही थी, तो माधव घिसू से कहता है कि अगर कुछ जच्चा बच्चा हो गया तो फिर क्या करेंगे? घर में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, खाने पीने के लिए या उसको कुछ देने के लिए। प्रसव के दौरान जो स्त्री है उसको कुछ जो साथ दिए जाते हैं, सौंठ वगैरह आदि, तो वो कुछ तो है नहीं। तो तब वह कहता है कि अपने आप भगवान जब संतान देता है तो उसके खाने के लिए भी अपने आप दे देता है, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। मेरे भी 9 लड़के हुए थे और उस दौरान भी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई थी, अपने आप लोग आ जाएंगे और देकर चले जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या है? प्रश्न संख्या 12, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो सही। सब कुछ आ जाएगा। क्या है प्रश्न संख्या? सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर देंगे। उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर देंगे। भगवान दे तो क्या दे भगवान? किसने कहे यह कथन? माधव ने। भगवान क्या दे? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कह रहे हैं कि भगवान संतान दे तो सही, ठीक है ना, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यह कथन किससे कहे? माधव ने बुधिया से, माधव ने घिसू से या घिसू ने माधव से या घिसू ने बुधिया से? यह कथन किसने किससे कहा? माधव ने बुधिया से, माधव ने घिसू से, घिसू ने माधव से या घिसू से बुधिया ने? तो यह कथन किसने कहा था? घिसू ने माधव से। घिसू ने माधव से कहा था। पिछले प्रसंग के अनुसार, पीछे मैं प्रसंग बता चुका हूं इनके बारे में।
गिसु 20 साल पहले किसकी बारात में गया था? गिसु 20 साल पहले किसकी बारात में गया था? जमींदार की, ठाकुर की, अपने मित्र की, मामा की। जमींदार की, ठाकुर की, अपने मित्र की या मामा की? गिसु 20 साल पहले किसकी बारात में गया था? जमींदार की, ठाकुर की, अपने मित्र की या मामा की? तो 20 साल पहले किसकी बारात में गया था? ठाकुर की बारात में गया था। वो कह रहा था कि मैं 20 साल पहले एक बार ठाकुर की बारात में गया था और वैसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। वह बोझ नहीं भूलता तब से फिर, वह बोझ नहीं भूलता तब से फिर, उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? वह बोझ नहीं भूलता तब से फिर, उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? माधव ने गिसु से, गिसु ने माधव से और माधव ने बुधिया से। माधव ने गिसु से, गिसु ने माधव से और माधव ने बुधिया से। तो किससे कहे? कौन गया था? गिसु ने माधव से। किस बात की कर रहा है? ठाकुर की बारात में गया था, उसके बारे में ये कह रहा है। प्रश्न करने से पहले एक बार कहानी को पढ़ अवश्य ले। माधव और गिसु अलगाव के सामने धोतियां ओढ़कर सोते हुए कैसे लग रहे थे? माधव और गिसु अलगाव के सामने धोतियां ओढ़कर सोते हुए कैसे लग रहे थे? जैसे दो भूत सो रहे हो, जैसे दो बेजान आकृतियां, जैसे दो बड़े जानवर सो रहे हो, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो, जैसे दो बड़े बड़े अजगर। कौन सा उत्तर होगा? उत्तर है इसका जैसे दो बड़े बड़े अजगर, जैसे दो बड़े बड़े अजगर। प्रश्न संख्या 16, गिसु माधव के घर में पैसा किस तरह गायब था? गिसु माधव के घर में, इसके लिए एक कहावत कही है। कौन सी कहावत की है वो देख लेते हैं। गिसु माधव के घर में पैसा किस तरह गायब था? जैसे चील के घोंसले में मांस, जैसे कौवे के घोंसले में मांस, जैसे कोयल के घोंसले से अंडे या उपयुक्त सभी। जैसे चील के घोंसले से मांस, जैसे कौवे के घोंसले में मांस, जैसे कोयल के घोंसले से अंडे, उपयुक्त सभी। तो बता देना चाहता हूं, जैसे चील के घोंसले में मांस, जैसे चील के घोंसले में मांस गायब हो जाता है, उसी तरह से क्या हुआ? गिसु माधव के घर में पैसा गायब था। कफन कहानी, कफन कहानी कफन कहानी में किसके मुंह से सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला? कफन कहानी में किसके मुंह से सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला? जमींदार के मुंह से, बनिए के मुंह से, महाजन के मुंह से, पड़ोसियों के मुंह से। जमींदार के मुंह से, बनिए के मुंह से, महाजन के मुंह से या फिर पड़ोसियों के मुंह से? किसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसके मुंह से? जमींदार के मुंह से। कब की बात है? जब गिसु जमींदार से पैसे मांगने गया। किसके? बुधिया के प्रसव पीड़ा के कारण, देहांत हो जाने के कारण या मर जाने के बाद गिसु जब जमींदार के पास पैसे मांगने गया तो जमींदार ने उसको डांटा फटकारा भी, लेकिन दयावश उसने उसको 2 रुपए दिए, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी उसके प्रति उसमें नहीं निकला। 1 घंटे में गिसु के पास कितने रुपए जमा हो गए थे? 1 घंटे में गिसु के पास कितने रुपए जमा हो गए थे? 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए? 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए या फिर 5 रुपए? 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए या फिर 5 रुपए? उत्तर है इसका घ। कितने रुपए जमा हो गए थे? 5 रुपए। उत्तर है इसका घ। कितने रुपए जमा हो गए थे? 5 रुपए। मधुशाला में गिसु और माधव ने क्या क्या मंगवाया? मधुशाला में गिसु ने शराब की 1 बोतल, तली हुई मछलियां, चिखोना, उपयुक्त सभी। शराब की 1 बोतल, तली हुई मछलियां, चिखोना, उपयुक्त सभी। तो बता देना चाहता हूं उपयुक्त सभी। शराब खाने में उन्होंने उपयुक्त सब कुछ मंगवाया था। मधुशाला में गिसु ने कितनी पूरियां मंगवाई? मधुशाला में गिसु ने कितनी पूरियां मंगवाई थी? 2 सेर, 1 सेर, 2.5 सेर, 3 सेर। 2 सेर क्या है? 2 सेर। ख 1 सेर, 2.5 सेर, 3 सेर। तो आपको बता देना चाहता हूं कितने सेर? 2 सेर।
मधुशाला में घिसू ने कितनी पूरियां मंगवाई थी? 2 सेर, और जो बच गई थी वो पूरियां उन्होंने एक भिखारी को भी दी थी और कहा था कि इसे खा लेना, ये गाड़ी कमाई की है, और खाकर बुधिया को आशीर्वाद देना, और बुधिया को आशीर्वाद देना ताकि वो कहाँ जाए, बैकुंठ में चली जाए। तो साथियों, ये थी प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर कहानी, कफन कहानी। तो अति यथार्थवादी कहानी थी। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ।